हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेज पे। मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज के क्लास को पुनः स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं केचुआ के बारे में। केचुआ कल बहुत ही आप लोग आसानी भाषा में समझे केचुआ क्या होता है, केचुआ कितने खंडों से बना होता है और केचुआ की जो मॉर्फोलॉजी है और एनाटॉमी है दोनों के बारे में लगभग आप लोगों को समझ में आ चुका था। फिर से आज के क्लास में हम लोग उस बात को समझेंगे केचुआ का जो 100 से 120 खंड है उस खंडों में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है, यानी खास करके आज बात करने वाले हैं आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग बताइए आप सभी लोग कैसे हैं और मेरी आवाज आप तक है किस प्रकार से पहुंच रही है, यानी वॉइस की क्वालिटी क्या है एक बार बताइएगा। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। जितने भी इस क्लास में जुड़े हुए बच्चे, सारे बच्चों का इस क्लास में स्वागत है और सभी लोगों का नमस्कार है, गुड इवनिंग है। चलिए राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए, बोलिए। हाँ जी, चलिए हम बात करेंगे। हम कल बात किए थे, याद कीजिए, केचुआ के बारे में। केचुआ को किसानों का मित्र कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। मॉर्फोलॉजी, अब देखिए मैं अगर आपसे पूछ लूं कि आप मुझे देखिए और बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूं, और मैं तब आपसे पूछूं कि आप किसके अंतर्गत हैं, एनाटॉमी के अंतर्गत हैं या मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हैं। अगर सामने वाले पर्सन को देख करके और उसके बारे में आप थोड़ा भी कोई भी अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्या है, एनाटॉमी है या मॉर्फोलॉजी है। जी हाँ, राधे राधे। चलिए स्टार्ट कर ले, बोलिए स्टार्ट हो जाए। चलिए हम लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि लेक्चर नंबर 9 है ना जी, और ये पार्ट 2 है। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 2 है। केचुआ पढ़ने वाले हैं, केचुआ अर्थवर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थवर्म पढ़ने वाले हैं। एक बार शेयर हो जाए, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, जहां जहां जिस ग्रुप में जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए। बोलिए एक बार शेयर हो जाए जी। हाँ बिल्कुल, आकारी की। चलिए बात करते हैं। यहां देखिएगा, अब सबसे पहले आप केचुआ को देखिए, ये हो गया केचुआ। मैंने आपको क्या बताया था कि जो केचुआ होता है, ये केचुआ लगभग यानी कि 100 से 120 खंडों का, कितने सारे लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे 100 से 120 खंडों का ये केचुआ बना होता है। यानी इसके शरीर में 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। अगर मैं पूछूं कि ऊपरी खंड में, यानी कि पहला जो खंड होता है, अगर हम बात करें पहले खंड की, तो पहले खंड में क्या पाया जाता है बताइए, सारे लोग बताएंगे। अगर हम पूछ ले आपसे कि प्रथम खंड में क्या पाया जाता है, अगर पूछे प्रथम खंड में, हाँ ना जी, अगर आपसे पूछ लें प्रथम खंड में, ये जो है मान के चलिए केचुआ का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। चलिए अब आपको बताना है कि इसका जो प्रथम खंड है, इसके प्रथम खंड में क्या पाए जाते हैं। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम खंड में क्या पाया जाता है, आप बताइएगा कि प्रथम खंड में, ये जो है प्रथम खंड है, ये दूसरा और ये तीसरा। प्रथम खंड में मुख है, क्या पाया जाता है, प्रथम खंड में मुख पाया जाता है, और इसी मुख के ऊपर परोमुख है, इसके ऊपर परोमुख लटका होता है, जिसका नाम क्या है, कहिएगा परोमुख। क्या नाम है? परोमुख है। परोमुख एक फर्न की तरह होता है। कैसा? हाँ बिल्कुल, परितुंड, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम से ये परिमुख है। हाँ परितंतुंड, परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। ना परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं प्रथम वाला में। अगर मैं आप लोगों से अब सीधे आते हैं आज के क्वेश्चन पे, ठीक है, आज के क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पर्यान्विक क्या है, पर्यानिक क्या होता है, क्वेश्चन आपसे सीधे पूछा जाएगा। हाँ पर्यानिक क्या होता है बताइए, पर्यानिक क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी जो संरचना है, एक बार देखिएगा, यहां पे फिर से बना रहा हूं, फिर से देखिएगा। ये मान के चलिए कि इसका खंड है,
ये हो गया केचुआ, ये हो गया केचुआ, ठीक है। हाँ, ये हो गया केचुआ, हाँ जी ये हो गया केचुआ, ठीक है। अब इस केचुआ के अब खंड बना दीजिए, इसमें बन जाएगा खंड। ये मान के चलिए पहला खंड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां हो गया, 15वां हो गया, 16वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां हो गया, 19वां हो गया, 20वां, यानी ऐसे करके कितने आपको खंड देखने को मिलेंगे? पूरे 100 से 120 खंड मिलेंगे देखने को। अगर आपसे पूछा गया पर्यानिक क्या होता है, तो आप कहिएगा कि पर्यानिक जो है 14 से 16वें खंड, 14 से, याद कीजिएगा कहां से कहां तक? 14वें से 16वें खंड, 14वें से 16वें खंड है। 14वें से 16वें खंड में एक ग्रंथि उत्तक पाई जाती है, यानी 14वें से 16वें उत्तक में ग्रंथि त्वचा की एक अस्तर या एक परत पाई जाती है, और उसका नाम क्या है? पर्यानिक, या पर्यानिक उसे कहा जाता है। क्लियर? कितना में? तो अगर आप जाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 14 से लेकर के 16 कहां तक? ये हो गया 16, और 16 से कम कर लीजिए, ये हो गया 14। 14 से 16 तक एक ग्रंथिल त्वचा, अस्पष्ट ग्रंथिल त्वचा की अस्तर पाई जाती है, और उस अस्तर का क्या नाम है? तो आप बोलिएगा उस अस्तर का नाम है, 1 मिनट रुकिएगा। क्लियर हुआ? हाँ, 14 से 16वें खंड में कहां थे? आप कहिएगा 14 से 16वें खंड, ठीक है, याद रखिएगा। 14 से 16वें खंड में ये क्या होती है कि त्वचा, यानी ग्रंथिल त्वचा की एक अस्पष्ट गोलाकार पट्टी, कैसी? यहां पे एक पट्टी पाई जाएगी, या 14 से लेकर के 16 तक ले, और इसी पट्टी को हम क्या कहेंगे? ग्रंथिल त्वचा के, ग्रंथिल त्वचा है ये, और इस ग्रंथिल त्वचा को क्या कहेंगे? पर्यानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्यानिक बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, और उसके बाद लिखिएगा, सभी लोग लिख लेंगे। बोलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर लिख सकते हैं? बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर लिख सकते हैं? बोलिए, समझ में आ गया? 14 से 16 खंड के बीच, यानी कि 14 से लेकर के 16वें खंड तक ग्रंथिल त्वचा की एक अस्पष्ट गोलाकार पट्टी पाई जाती है, और उस पट्टी का नाम क्या है? पर्यानिक है। क्या है? पर्यानिक है। लिखिएगा, आप लिखेंगे कि एक परिपक्व कृमि में, किसमें? कहिएगा एक परिपक्व, एक परिपक्व कृमि में, ध्यान दीजिएगा, एक परिपक्व कृमि में अस्पष्ट गोलाकार, या 14 से लिखेगा, 14 से 14वें से 16वें खंड तक ग्रंथिल त्वचा की अस्पष्ट पट्टिकाएं, या पट्टी लिखिएगा, पट्टी पाई जाती है, जिसे पर्यानिक कहा जाता है। बोलिए, समझ में आ गया? हाँ, जिसे क्या कहते हैं? पर्यानिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कहां से कहां तक है, तो बोलिएगा 14 से लेकर के 16वें खंड तक ये पाई जाती है। अगर यहां बात करें, गिनिएगा, एक यहां से लीजिएगा, 1 2 3
4 5 6 7 8 यानी कि 1 2 3 4 5। अगर 5 नंबर की बात करें 6 7 8 9, 5 से लेकर के 9 तक ध्यान दीजिएगा, इसकी अगर हम बात करें 5 से लेकर के 9 तक है तो इसके पार्श्वीय भाग में पाई जाती है 2 है। क्या पाई जाती है कहिएगा 4 जोड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम क्लियर है बिल्कुल। चलिए तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अब तो यहां पे पता चल गया आपको कि 14 से लेकर के 16 तक है जो ग्रंथिल त्वचा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको पर्यान्वित कहा जाता है। अब बात करते हैं 5 से लेकर के 9 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से लेकर के 5वें खंड से लेकर के 9वें खंड तक है, 9वें खंड तक है 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका क्या पाई जाती है, आप कहिएगा 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका। कितना 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका क्या पाई जाती है, शुक्रग्राहिका पाई जाती है। इसकी बात हम लोग जनन में करेंगे, किसमें, जनन में पढ़ेंगे, जब हम लोग केंचुए का जनन पढ़ेंगे तब। लेकिन याद होना चाहिए आपको कि खंड 5 से लेकर के खंड 9 तक के बीच 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका पाई जाती है जिसका काम है शुक्राणुओं को ग्रहण करना। क्या करना, नर युग्मक शुक्राणुओं को ग्रहण करना। यहां पे लिखिएगा नोट देकर के, आप लोग नोट देकर लिखिएगा कि 5 से 9 खंडों, 5 से 9 खंडों के अधर पार्श्वीय भाग में, बिल्कुल हाँ ठीक है जी, नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा आप लोग, यहां से नोट देकर लिखिएगा कि 5 से 5वें से 9वें खंड, 5वें से 9वें खंड, कहा 9वें खंड में 4 जोड़ी, कितना 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका, 4 जोड़ी क्या पाई जाती है, 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका, शुक्रग्राहिका पाई जाती है, शुक्रग्राहिका पाई जाती है। ठीक है चलिए, हाँ क्लियर 4 यानी कि 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका पाई जाती है, लिख लीजिएगा इसी में, पाई जाती है जो क्या काम करती है, तो कहिएगा जो नर युग्मक शुक्राणुओं को क्या करती है, ग्रहण करने का कार्य करती है। जो नर युग्मक शुक्राणुओं को ग्रहण करने का कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बोलिए हाँ। 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका कहां पाई जाती है, 5 से लेकर के 9वें खंड में 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका पाई जाती है। 14 से लेकर के 16 तक क्या पाई जाती है, तो कहिए ग्रंथिल त्वचा की एक अस्पष्ट गोलाकार पट्टी पाई जाती है जिसे पर्यानिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, पर्यानिक कहा जाता है। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, हाँ एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए जी। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। चलिए हेमा परवीन समझा देते हैं। मैंने क्या बोला, एक परिपक्व कृमि में 14वें से 16वें खंड तक, 14वें से 16वें खंड तक ग्रंथिल त्वचा की एक अस्पष्ट गोलाकार पाई जाती है। ये पूरा खंड की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि केंचुआ 100 से 120 खंडों का बना होता है। अगर हम 14 से लेकर के 16 खंडों की बात करें तो इसमें ग्रंथिल त्वचा की एक अस्पष्ट गोलाकार पट्टी दिखाई पड़ती है और उस पट्टी का नाम है पर्यानिक। और बात करें 5 से लेकर के 9 तक, तो 5 से लेकर के 9 तक 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका पाई जाती है। और इस शुक्रग्राहिका का क्या काम है, तो ये शुक्रग्राहिका नर युग्मक शुक्राणुओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। अगर नोट 2 की बात करें, अगर एक नोट और आपसे पूछा जाए, अगर एक नोट और इसमें लिखना शुरू कर दें तो एकदम आराम से लिखिएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि गुरुजी आप बताइए, अगर आपसे पूछे, हम आपसे पूछते हैं कि ये तो ठीक है नर जनन अंग और मादा जनन अंग, अगर हम इसकी बात करें कि ये कहां पाए जाते हैं, हाँ चलिए बताइए।
हाँ, नर जननांग और मादा जननांग किस खंड में पाए जाते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आप क्या बताएंगे? बोलिएगा कि 14वें खंड की अधर सतह कौन सी? यहां पे देख रहे हैं 14वें खंड, कौन सा? 14वें खंड की अधर सतह, एक बार ध्यान समझिएगा, 14वें खंड की अधर सतह पर एक मादा जनन छिद्र, कितना? एक मादा जनन छिद्र, और 14वें खंड के अधर पार्श्व में एक जोड़ी नर जनन, सॉरी 18वां, 16 के बाद 17, 18, यहां लिख देते हैं 18वां खंड। तो ध्यान दीजिए एक बार और देखिए, आप बोलिएगा 14वें खंड के अधर सतह पर कौन सी है? जो नर है या मादा? तो बोलिएगा मादा है। और 18वें खंड के पार्श्व सतह पर कौन है? तो नर है। कौन है? नर है। बोलिए, क्लियर हुआ? तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि 14वें खंड नर जनन अंग या नर जनन तंत्र कहां है, तो आप बोलिएगा 14वें खंड, सॉरी 14वें खंड, मादा वाली 14वें खंड और नर वाली 18वें खंड। ओहो एक बार और समझ लीजिए, हाँ एक बार और समझ लीजिए। 14वें खंड में क्या है? यहां लिख देते हैं 14वें खंड में है मादा, क्या है? मादा जनन है। और 18वें खंड में क्या है? नर है। लीजिए लिखिए दिए, क्लियर? हाँ चलिए जी, ठीक है जी, हाँ ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। आइए इधर लिखते हैं, हाँ नोट में लिखिएगा 14वें खंड की अधर सतह पर, कहा लिखिएगा? 14वें खंड की अधर सतह पर एक मादा जनन छिद्र, एक मादा जनन छिद्र एवं, इसके बाद से लिखिएगा, चेंज कर देते हैं कलर ताकि दिखेगा, एवं 18वें खंड के अधर पार्श्व में एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। हाँ, नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर? नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर? बोलिए, क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर हो गई कि अगर 14वें खंड की बात करें तो 14वें खंड में मादा है और 18वें खंड में कौन है? 18वें खंड में नर है। क्लियर हुआ? बोलिए, क्लियर हो गया? जल्दी से बोलिए, यस यस यस, सारे लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा। हाँ, एक बार सभी लोग बताएंगे क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लूं यहीं पे कि जो केंचुआ होता है, केंचुआ को हाँ 14वें खंड और 18वें खंड में नर पाया जाता है। बिल्कुल, अगर मैं पूछूं कि केंचुआ किस प्रकार का प्राणी है, केंचुआ एक लिंगी है, एक लिंगी है या द्विलिंगी? हाँ, द्विलिंगी। आप कहिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, बताइए। हाँ, केंचुआ एक लिंगी है या द्विलिंगी? सारे लोगों का कमेंट देख रहे हैं। चलिए, ना तो एक लिंगी है और ना ही दो लिंगी है। एक बच्चे बोल रहे हैं कि गुरुजी उभयलिंगी है। ओहो उभयलिंगी है और लिंगी है। कैसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए, नहीं जी, हम बात करेंगे कि केंचुआ कैसा है। तो आप कहिएगा केंचुआ द्विलिंगी है। कैसी? द्विलिंगी है। कैसा प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी है। इसी को उभय लिंगाश्रयी, क्या बोलेंगे? उभय लिंगाश्रयी
उभयलिंगाश्रयी, या इसी को कहेंगे उभयलिंगी। क्या बोलेंगे? उभयलिंगी। तो ये अगर कोई भी आता है, कोई भी नाम आएगा, तो आप निश्चित रूप से टिक आउट कर दीजिएगा कि नर और मादा दोनों एक ही शरीर में पाया जाता है, और जिस जीव में इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है, नर और मादा दोनों एक ही में, उसको हम क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्रयी बोला जाता है। क्लियर? हाँ, चलिए ठीक है, बढ़ जाए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, ये चीज तो आपको समझा दिए थे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया आपके पास, सुक क्या है? सुक क्या है? देखिए नाम कैसा है? सुक, 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 बोलिए। हाँ ठीक है, सुक क्या है? चलिए अब बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां देखिएगा, ये कैसे होगा सर? कौशल प्रजापति बोल रहे हैं। हाँ, क्या कैसे होगा बताइए? क्या कैसे होगा बताइए? अभी आप लोगों को सुख हम समझाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे चित्र है, ये है, देख लीजिए यहाँ पे चित्र है। अगर मैं बात करूं प्रथम खंड की, अगर ये हो गया प्रथम खंड, क्या हो गया? प्रथम खंड। कौन सा खंड हो गया? प्रथम खंड हो गया। ध्यान से समझिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और ये है अंतिम खंड। क्या है? अंतिम खंड, अंतिम खंड। क्लियर? और अब बात करें यहां से, अगर काउंट करके जाइएगा, तो यहां से जब काउंट करके जाइएगा तो देखिएगा यहाँ पे हो गया 14। कितना हो गया? 14। और 14 से लेकर के बताए थे 16, तो 15, 16। ये वाला जो खंड है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पर्यानिक। क्या नाम है? पर्यानिक। क्लियर? क्लियर हुआ? बोलिए। ये 3 खंड आपको पता चल गया, एक तो प्रथम खंड, दूसरा अंतिम खंड, और तीसरा पर्यानिक खंड। ये सब आप लोग पहले से जानते हैं। अब बात करते हैं कि केंचुआ की शरीर की सतह पर, कहां पर? केंचुआ की शरीर की सतह पर प्रथम खंड, अंतिम खंड एवं पर्यानिक को छोड़ करके एस आकार की संरचना होती है। कैसी? एस आकार की संरचना दिखाई पड़ती है, जो सूक्ष्म रोम के रूप में होती है। कैसी? सूक्ष्म रोम के रूप में होती है। और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है सुक। क्या नाम है? इसी का नाम है सुक। बोलिए, समझ में आया? एक बार और समझिएगा, मैंने क्या बोला कि केंचुआ के प्रथम खंड, पहला खंड हो गया, ये हो गया प्रथम खंड, और अंतिम खंड, और कौन सा? अंतिम खंड। और पर्यानिक, पर्यानिक कौन सा खंड है? 14 से लेकर के 16 तक जो खंड होगा उसको पर्यानिक खंड बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, प्रथम, अंतिम और पर्यानिक खंड को छोड़ करके केंचुए के शरीर के सतह पर एस आकार की जो संरचना पाई जाती है, और ये संरचना सूक्ष्म रोम के रूप में कार्य करती है, इसी का नाम है सुक। क्या नाम है? इसी का नाम है सुक। और यह सुक गति करने में सहायता करती है। क्लियर? चलिए बोलिए, कितने लोगों को समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कीजिएगा। यस यस, समझ में आ गया। जल्दी से आंसर लिखिएगा, हमें आंसर लिखिएगा इसका। चलिए लिखिएगा कि केंचुआ के प्रथम खंड, कौन सा खंड? प्रथम खंड, फिर कोमा देके अंतिम खंड, अंतिम खंड एवं पर्यानिक, ठीक है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, समझ में आ गया गुरुजी, आ गया। चलिए बहुत अच्छा जी। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, दबा करके शेयर कीजिएगा। और एक शिकायत आप लोगों से है, एक शिकायत तो आप लोगों से है कि आप लोग जितने लोग क्लास देखते हैं, आप लोग अपना अटेंडेंस नहीं लगाते हैं। तो प्लीज अटेंडेंस लगा करके ही जाइएगा। आप जितने लोग क्लास देख रहे हैं, सारे लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, हाँ रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं। हाँ चलिए हम बात करें पर्यान्विक केंचुआ के प्रथम खंड, अंतिम खंड एवं पर्यान्विक खंड को छोड़कर खंड टेक्निकल प्रॉब्लम इशू आ जाती है ना? इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे घबराना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास फिर से स्टार्ट हो चुका है। और आइए सभी लोग, हमने आपको यहां तक क्लियर करा दिया था सुख क्या होता है।
बोलिए सुख क्या होता है बताइए एक बार, सभी लोग थम्स अप कीजिए। अगर वीडियो की क्वालिटी और आवाज सही जा रही है, अगर वीडियो नहीं रुक रहा है तो एक बार थम्स अप कीजिए। सारे लोग थम्स अप करेंगे। यस गुरुजी सही हो गया है, कोई इशू नहीं है, क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। बोलिए हाँ बताइएगा, हाँ बिल्कुल थम्स अप कीजिए। यस यस बहुत बढ़िया, थम्स अप आना शुरू हो गया। यस सर स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए आप लोग को बताएं कि शरीर पर या शरीर की सतह पर जो एस आकार की संरचना है, कैसी एस आकार की जो संरचना है, उस एस आकार की संरचना को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुक। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सुक। समझ गए। अब देखिए ये सुक क्या काम करता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये सुक जो होता है, इस सुक का क्या काम है, बोलिए इस सुक का क्या काम है, तो आप बोलिएगा कि ये जो सुक है, इस सुक का काम है उसको गति प्रदान करना। क्या करना, उसको गति प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। चलिए अगर यहां से अगर लिखना शुरू करें, अगर इसी में लिख ले कार्य, क्या लिख ले, कार्य हेडिंग बना दीजिएगा और लिखिएगा सुक क्या काम करता है, सुक गति करने में सहायक होता है। हाँ सुख समझ में नहीं आया फिर से समझा दीजिए सर प्लीज। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए मैंने क्या बोला, इसको पहले समझ जाइएगा तो सुख आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम खंड और अंतिम खंड ये दिख गया, और 14 और 15 को क्या कहते हैं, 14 से लेकर के और 16 तक के खंड को क्या बोलते हैं, पर्यानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्यानिक बोलते हैं। तो मैंने इन तीनों को छोड़ दिया। बोलिएगा कि प्रथम अंतिम और पर्यानिक खंड को छोड़ करके केचुए के शरीर के सतह पर एस आकार की संरचना पाई जाती है। और उस एस आकार की संरचना किस रूप में होती है, तो कहिएगा सूक्ष्म रोम के रूप में होती है, और उसी का नाम है सुक। क्या नाम है, उसी का नाम है सुक। और यह क्या काम करती है, तो बोलिएगा सुक गति करने में सहायक होती है। क्या होती है, सहायक होती है, बस सहायक होती है। चलिए बढ़ जाए आगे। हाँ बढ़ जाए आगे, एक बार शेयर हो जाए, एक बार शेयर हो जाए जी, सभी लोग शेयर कर देंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ अब आते हैं अगले पॉइंट पे, आंतरिक संरचना एनाटॉमी की हम बात करेंगे। केचुआ की आंतरिक संरचना की बात करेंगे, किसकी, एनाटॉमी की बात करेंगे। अब हम अभी तक केचुआ को बाहर से देखते थे, अभी तक केचुआ को कहां से देखते थे, बाहर से देखते थे, लेकिन अब केचुआ को अब अंदर जाके देखना है, उसकी आंतरिक संरचना को देखना है। ठीक है, आंतरिक संरचनाओं को देखिए। अभी तक आप बाहर से ऐसे देख रहे थे, टुकुर टुकुर आप देख रहे थे कि ये अच्छा है, ये अच्छी है, लेकिन अब आपको जाना है उसके आंतरिक अंगों में, आंतरिक भागों में जाना है, और आपको तब अध्ययन करना है, यानी एनाटॉमी आंतरिक आकारिकी के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, बोलिए क्लियर हो गया इतना। अब देखिए अगर इसके आंतरिक संरचना की बात करें, इसके अगर आंतरिक संरचना की बात करें तो यहां ध्यान से समझिएगा इसके आंतरिक संरचना को, इसके आंतरिक संरचना को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे जो बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत उसको कहते हैं उपत्वचा। हाँ ठीक है, चलिए सबसे जो बाहरी परत है, यहां देखिएगा सबसे जो बाहरी परत है, इस बाहरी परत का नाम क्या है, तो आप कहिएगा उपत्वचा। ठीक है, हाँ यहां बना दिए, ये हो गया, ये आपके हो गया क्या चीज, ये गोला बना दीजिए। हाँ ये वाला जो सबसे बाहरी भाग है इसको क्या कहते हैं, यहां लिखेंगे उपत्वचा, उपत्वचा। क्लियर। अगर आपसे यह पूछा जाए कि केचुए का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी परत है क्या कहलाता है, तो बोलिएगा आप लोग उपत्वचा कहलाता है। ठीक है, इस उपत्वचा के ठीक नीचे, इसके ठीक नीचे पाया जाता है, इसके ठीक नीचे ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अधिचर्म। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिचर्म।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अधिचर्म, अधिचर्म। ठीक है, ये हो गया अधिचर्म। अधिचर्म के नीचे, अधिचर्म के नीचे दो पेशियां, एक गोलाकार और दूसरी लंबवत, इसके नीचे दो यहां पे परत पाई जाएगी। एक तो होगी लंबवत, कैसी होगी, दो पेशियां, एक होगी लंबवत, कैसी होगी, यहां पे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, एक होगी लंबवत, यहां भी नीचे भी होगी। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, इसको आप बोलेंगे पेशीय, क्या बोलेंगे, पेशीय अस्तर, पेशीय अस्तर। और इसे पेशीय स्तर, एक होगी गोलाकार और दूसरी होगी लंबवत है। फिर बीच में जो है, बीच में पाया जाएगा देह गुहा, सिलोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, इसमें बीच में पाया गया सिलोम यानी देह गुहा, देह गुहा, देह गुहा यानी सिलोम पाया गया। क्या पाया गया, सिलोम पाया गया। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, तो आप कहिएगा ये जो है आंतरिक संरचना है केंचुए की, आंतरिक संरचना किसकी, यहां लिखेगा केंचुए की आंतरिक, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, केंचुए की आंतरिक संरचना। फिर से याद कीजिए, फिर से याद कीजिए, आपको ये अपने से आप लिख लीजिएगा, अपने से आप लिख लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। हम अगर नहीं भी लिखते हैं ना, आप आराम से लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, बोलिएगा आप लोग कि केंचुए का जो सबसे बाहरी परत है, इस बाहरी परत को क्या बोलते हैं, सबसे बाहरी परत को बोलते हैं उपत्वचा। क्या बोलते हैं, उपत्वचा। और उपत्वचा के नीचे जो स्तर पाया जाता है उसको अधिचर्म बोला जाता है। और अधिचर्म के नीचे पेशीय स्तर, दो पेशीय स्तर, एक गोलाकार और दूसरी लंबवत पेशीय स्तर पाई जाती है, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। और दोनों पेशीय स्तर के बीच में देह गुहा यानी सिलोम पाया जाता है। क्लियर हुआ, बोलिए क्लियर हुआ, क्लियर हो गया तो बोलिएगा हाँ, लिख लीजिएगा। अब यहीं से आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा, यहीं से लिखना शुरू करेंगे आप लोग, आप सभी लोग यहीं से लिखना शुरू करेंगे। चलिए यहां से हम लिखना शुरू कर रहे हैं, देखिएगा, इसको ऐसे घेर दिए है ना, और लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, लिखिएगा कि केंचुए का शरीर का सतह, केंचुए के शरीर का सतह, शरीर का सतह, शरीर का सतह, केंचुए के शरीर का सतह एक पतली आवरण के द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा, सतह एक पतली आवरण के द्वारा, आवरण के द्वारा घिरा होता है, घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बताइए क्या कहेंगे, आवरण के द्वारा जो घिरा उसको बोलते हैं उपत्वचा, जिसे उपत्वचा कहा जाता है, कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उपत्वचा कहा जाता है। बोलिए इतना समझ गए, हाँ, आवरण को क्या कहते हैं, उपत्वचा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इसी में आप लिखेंगे, इसी में आप लिखेंगे उपत्वचा तो हो गया, उपत्वचा तो आपने लिख लिया। इस उपत्वचा के नीचे, इस उपत्वचा के नीचे अधिचर्म क्या पाएगी, तो कहिएगा इसके नीचे, यहीं से लिखना शुरू कीजिएगा, इसके नीचे अधिचर्म, अधिचर्म, इसके नीचे अधिचर्म, कोमा दे के लिखिएगा दो पेशीय स्तर, कितनी, दो पेशीय, दो पेशीय कौन कौन है, तो आप कहिएगा एक है गोलाकार, कौन सी है, कहिएगा दो पेशीय में एक है गोलाकार, गोलाकार और इसी में लिखिएगा वह लंबवत, लंबवत, गोलाकार एवं लंबवत
है ना, लंबवत परते या अस्तर, है ना, दो लंबवत परते तथा बीच में देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, यहां पे आप देख भी लिए कि सबसे बाहर वाला को जो परत है उसको कहते हैं उप त्वचा, और उप त्वचा के नीचे अधिचर्म के नीचे दो पेशीय स्तर उपकला की बनी होती है, और इस पेशीय स्तर के बीच में देह गुहा यानी सिलोम पाया जाता है। हाँ, देह गुहा यानी सिलोम पाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया तो बढ़ जाते हैं आगे आइए बात करते हैं केंचुआ के पाचन तंत्र की। किसकी? केंचुआ के पाचन तंत्र की बात करते हैं। केंचुआ में पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर पाचन तंत्र की बात करें, अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? जिस भाग में भोजन का पाचन होता है उस सबको मिलाकर के पाचन तंत्र कहते हैं। यानी केंचुआ में मुख से लेकर के और गुद्दा तक यानी मल द्वार तक पाचन क्रिया, यानी कि इसमें हम देह गुहा का मतलब क्या होता है? शरीर है, सिलोम होता है जिसमें उसकी सारी अंगें होती है। उसके पहले परत होती है पूरा, उसके पहले जो उसकी त्वचा है उप त्वचा, उसके बाद अधिचर्म, उसके बाद पेशी है, पेशीय का स्तर है, उसके बाद उसका पूरा शरीर है, शरीर का पूरा ढांचा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ उसका वो ढांचा है जी। हाँ बता दिए सोनम सिन्हा, अंजलि कुमारी, हाँ उसका ढांचा कहिए, शरीर की जो पूरी ढांचा है वह जो है बीच में ही पाई जाती है। हाँ ठीक है, मुख से मल द्वार तक को पाचन तंत्र कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ जिस जिस भाग में भोजन का पाचन होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पाचन तंत्र, यानी सबको मिला के बोलेंगे पाचन तंत्र। जैसे आप मनुष्य में पढ़े होंगे कि मुख गुहा से लेकर के और मल द्वार तक ये पूरा जो है पाचन क्रिया में जो जो अंगे भाग लेती है सबको मिला करके बोलते हैं पाचन तंत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि केंचुआ में पाचन तंत्र कहां से कहां तक फैला होता है तो आप कहेंगे मुख गुहा से लेकर के मल द्वार यानी गुद्दा तक, और जिसमें इस तरह का पाचन तंत्र होता है उसको बोलते हैं पूर्ण पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचन तंत्र। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि केंचुआ में किस प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है, तो बोलिएगा पूर्ण पाचन तंत्र। क्या बोलिएगा? पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। कैसा? पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, हाँ आगे बढ़े सर, क्लियर है? ठीक है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। अब देखिए यहां पर कुछ कंसेप्ट है, पाचन तंत्र का कुछ कंसेप्ट है। अगर आप इस चित्र को देख करके आप याद कर ले तो बढ़िया है। देखिए हमने क्या किया, इस तस्वीर में ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें खंड बनाया गया। जैसे यहां देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते करते आप 34 को यहां तक खंड देख रहे हैं। कितना देख रहे हैं? 34 खंड आप देख रहे हैं। अब जो है इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना है एक तरफ तो अंग हो जाएगा और दूसरे तरफ हो जाएगा खंड। क्या हो जाएगा? दूसरे तरफ हो जाएगा खंड। अब यहां देखिए अब ये जो मुख है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए, पहले आप बताइए कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो मुख है ये मुख 1 से लेकर के 3 खंड में पाया जाता है। कितना? 1 से लेकर के 3 खंड में पाया जाता है। चलिए न्यू स्टूडेंट है, वेलकम है आपका, जुड़िए आप हमसे, मजा आएगा। ठीक है, हाँ पहले आप बताइए दिख रहा है कि नहीं जी? हाँ सर जी, यस सर दिख रहा है। चलिए हाँ ठीक है। तब तो हम बात करें मुख की, तो ये मुख कहां से कहां तक है? मुख कहां से कहां तक है? तो 1 से लेकर के और 3 खंड तक है। कहां तक? ये हो गया अंग, यहां लिख दीजिएगा अंग है, और ये है खंड, ये है खंड।
ठीक है। मुख कहां से कहां तक है, तो आप कहिएगा मुख 1 से लेकर के 3 तक है। ग्रसनी कहां तक है, 4 तक है। ग्रासिका कहां तक है, 5 से लेकर के, है ना सर, तो क्या, हाँ अपूर्ण पाचन तंत्र भी होता है, हाँ होता है, अपूर्ण पाचन तंत्र भी होता है। आगे चलिए पढ़िएगा दूसरा में, ठीक है। हाँ 5 से 7 में ग्रासिका होती है, कितना, 5 से लेकर के 7 में ग्रासिका पाई जाती है, ठीक है। हाँ और 8 से 9 तक, कहाँ, 8 से 9 तक ये पेशनी पाई जाती है, 8 से 9 तक पेशनी पाई जाती है, ठीक है। हाँ अमाशय 10 से लेकर के 14 तक, 10 से लेकर के 14 तक अमाशय पाई जाता है, यानी अमाशय होता है, क्लियर। हाँ और आंत्र की बात करें, है ना, आंत्र की बात करें तो ये होता है 14 से लेकर के, 14 नहीं 15 से ना होगा जी, हाँ 15 से लेकर के 26 तक, पूरा 15 से लेकर के 26 तक, 26 तक है। और लास्ट में जो है आप याद रखेंगे एक आंत्र वलन होता है जो किसमें पाया जाता है, 27 में, कहा 27 पे पाया जाता है। यहां पे देखिएगा इसको ऐसे खींचा गया है, तो आप कहिएगा ये जो है आंत्र वलन पाया जाता है 27 में, ठीक है। चलिए बाकी जो है आपको आप ध्यान नहीं देंगे, बाकी ये 2-3 नाम आप मिटा दीजिए, जैसे ये आप कोई मतलब नहीं है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, टोटल चीज आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ हो लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ हो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी लिखने की अब जरूरत नहीं है। चलिए हो गया क्लियर, बोलिए चलिए अब देखिए एक बार समझिएगा आप लोग, एक बार सारे लोग समझेंगे, जितने भी बच्चे अभी इस क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये पूरा खंड हो गया, केचुआ जो होता है, हाँ फलन, सर नहीं दिख रहा है, ओहो रुक जाइए मैं बता रहा हूं, देखिए पहला हो गया मुख है, सुनिएगा ये हो गया मुख है, ये हो गया मुख है। मुख कहां से कहां तक है, तो बोलिएगा 1 से 3 खंडों में मुख पाया जाता है, सुनिए पहले 1 से 3 खंडों में मुख पाया जाता है। ग्रसनी इसके बाद वाली जो भाग है वह ग्रसनी है जो चौथे खंड में पाई जाती है, ठीक है। मुख जाकर के कहां खुलेगा, ग्रसनी में। अब रुकिए, अब आप पहले मानव का देखिए, अगर हम लोग अपनी बात करें तो आप लोग जानते हैं कि मानव जो आहार नली है वह एक कुंडलित रचना है जो मुख गुहा से शुरू होकर के और मल द्वार तक फैली होती है। कहां तक, मल द्वार तक फैली होती है। इसका पहला भाग कौन सा है, बक्कल कैविटी मुख गुहा, गर्दन से ऊपर जो बक्कल कैविटी जो खुलता है इसको बोलते हैं मुख गुहा। हाँ हाँ गुहा मतलब बोलिए खाना खा रहे हैं, हाँ ठीक है। तो बकल कैविटी यानी मुख गुहा, उसके बाद होती है ग्रसनी, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे। ठीक इसी प्रकार से कुछ आपको इसमें पढ़ना है, लेकिन इसके खंड को याद रखना है। पहला खंड, पहले खंड से लेकर तीसरे खंड तक मुख गुहा होती है, चौथे खंड में ग्रसनी होती है, 5 से लेकर के 7वें खंड में ग्रासिका होती है, पोषणी 8 से 9 में होती है, और अमाशय 10 से 14वें खंड में, आंत्र अंधनाल 15 से लेकर के 26वें खंड में, और आंत्र वलन 27वें खंड में होता है। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। चलिए इतना बात अगर आप लोग जान गए तो आगे की बात हम लोग शुरू करें। हाँ आगे की बात हम लोग इसके बाद शुरू करते हैं, अगर आप लोग तैयार हैं तो बोलिए एक बार सभी लोग, यस गुरुजी तैयार हैं, बढ़ जाइए आगे, एकदम तैयार हैं। चलिए बोलिए एक बार आप सभी लोग बोलिए यस सर तैयार हैं। लिखना शुरू कीजिए। पहली बात तो हम इसमें यह लिखेंगे कि केंचुए का आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर कहां तक, मल द्वार तक सीधी नली के रूप में होती है। तो लिखिएगा केंचुए का आहार नाल मुख गुहा से
गुहा से शुरू होकर गुद्दा तक, एनस लिख लीजिएगा, गुद्दा तक सीधी नली के रूप में, नली के रूप में होती है, सीधी नली के रूप में होती है। ठीक है, हाँ, मुख्य गुहा से शुरू होकर के और सीधी नली के रूप में कहां तक, एनस तक फैली होती है। ठीक है, हाँ, क्लियर हो गया? हाँ, इतनी बातें क्लियर है। चलिए बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, बोलिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है, जैसे मुख लिखना हो, जैसे अगर आपको मुख लिखना हो तो क्या लिखिएगा, मुख में क्या लिखिएगा, लिखिएगा मुख एक लिख के बता देते हैं, मुख एक छोटी रचना है, छोटी रचना है जो खंड 1 से 3 में स्थित होती है, और इसके बाद आप लिख लीजिएगा स्थित होती है, और ये आगे चल करके कहां खुलेगी, ग्रसनी में खुलेगी। ग्रसनी कहां खुलेगी, ग्रासिका में खुलेगी। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। मुख है, ऐसे लिखिए कैसे लिखे, बोलिए। अच्छा, ओहो, हाँ बिल्कुल चलिए, हाँ चलिए लिख देते हैं हो गया, हाँ क्लियर, यहां भी लिख देते हैं हाँ वहां ठीक है ठीक है, चलिए हो गया, बढ़ जाएंगे। अब चलिए आगे आते हैं, सीधे आते हैं केंचुआ का परिसंचरण तंत्र। क्या है, केंचुआ का परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, रुक जाइए 5 मिनट। केंचुआ का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। चलिए, केंचुआ में परिसंचरण तंत्र, देखिए अभी जो है केंचुआ परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, पोषक पदार्थ हैं, उन पोषक पदार्थों का परिवहन, परिसंचरण एक बंद नलिकाओं के द्वारा रक्त के माध्यम से होता है। इसी को कहते हैं परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्तवाहिनी, हृदय और रक्त, ये तीनों जो है मिल करके और इस तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब यहां बात होती है कि केंचुआ में परिसंचरण तंत्र कैसे होता है। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, चित्र आप देख रहे होंगे, इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि केंचुआ में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा, अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि केंचुआ में बंद परिसंचरण तंत्र है या खुला परिसंचरण तंत्र है, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या खुला परिसंचरण तंत्र भी होता है। बिल्कुल होता है। जब आप कॉकरोच को पढ़िएगा, यानी तिलचट्टा को पढ़िएगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि खुला परिसंचरण तंत्र है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होगा उसका रक्त लाल नहीं दिखाई देगा, और जिसमें बंद परिसंचरण यानी बंद नलिकाओं में परिसंचरण की क्रिया होगी उसमें, हाँ उसमें क्या होगा, रक्त लाल दिखाई देगा। क्लियर, हाँ ठीक है। चलिए तो लिखना शुरू कीजिएगा, केंचुआ में किस प्रकार का, तो आप बोलिएगा कि केंचुआ में, यहां से लिखिएगा केंचुआ में बंद परिसंचरण तंत्र, केंचुआ में बंद प्रकार का, ऐसे नहीं, केंचुआ में बंद प्रकार का
प्रकार का परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसी में आप लिखिएगा दूसरी बात है कि इसमें क्या होता है, केचुआ में जो है रक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, आपको वैसे भी पता होगा कि रक्त में अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो क्या होगा, रक्त लाल दिखेगा ही नहीं, है ना। तो आप लिखेंगे केचुआ में रक्त हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है, बस। ठीक है, किसके कारण लाल दिखाई देगा? तो आप कहिएगा रक्त हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक है जो हीमो प्लस ग्लोबिन से बना हुआ है, जहां हीमो का अर्थ होता है आयरन और ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन। क्लियर? हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाए, अगले पॉइंट पे आते हैं। लीजिए अगला पॉइंट है केचुआ में श्वसन। ध्यान दीजिएगा, केचुआ में जो श्वसन की क्रिया होती है, ये श्वसन की क्रिया उसके शरीर के सतह द्वारा होती है। किसके द्वारा? बोलिए, केचुआ में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो बोलिएगा केचुआ में श्वसन की क्रिया उसके शरीर के सतह द्वारा होती है। देखिएगा यहां से ये केचुआ क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निष्कासित कर रहा है, CO2 को ये क्या कर रहा है, बाहर निष्कासित कर रहा है, और शरीर के सतह द्वारा ही ये O2 को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि केचुआ में किस प्रकार से श्वसन होता है, तो केचुआ में श्वसन नम त्वचा के द्वारा होती है। बिल्कुल हाँ, केचुआ में श्वसन उसके नम त्वचा के द्वारा होती है। यहां से लिखना शुरू कीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए तो 2 पॉइंट आप लिखेंगे पहले कि केचुआ में श्वसन उसके नम त्वचा के द्वारा होती है। यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहीं पे पूछ लिया जाए, ये होमवर्क में डाल देते हैं। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन बन रहा है ये सीधे होमवर्क में रहेगा। लीजिए, ये होमवर्क में क्वेश्चन एक दिए कि क्या कारण है कि केचुए की त्वचा हमेशा नम बनी रहती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या कारण है, क्वेश्चन सीधे आया, क्या कारण है कि केचुए की त्वचा हमेशा नम बनी रहती है, बताइएगा। यह होमवर्क में रहा। क्या कारण है कि केचुए की त्वचा हमेशा, सर समझ में नहीं आया। सर क्या समझ में नहीं आया, बताइए। मैंने बोला केचुआ में श्वसन की क्रिया कैसे होगी, वह सीधे अपने शरीर के त्वचा के द्वारा ही श्वसन गैसों को आदान प्रदान कर लेगा। यानी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को क्या किया, ग्रहण कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, बाहर कर लिया। यानी उसके शरीर के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ये होमवर्क में आप बना के आइएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्सर्जन की बात करते हैं। केचुआ में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है? ठीक है, केचुआ में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है? हाँ, चलिए धन्यवाद आपका। चलिए, केचुआ में अगर उत्सर्जन की बात करें, उत्सर्जन क्या होता है? यानी कि हमारे शरीर में बनने वाला जो बेकार पदार्थ है, उस बेकार पदार्थों को अगर शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं तो उसको कहते हैं उत्सर्जन। और जिन पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करेंगे उसको कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, और जिस
अंग के द्वारा उसको बाहर निकालेंगे उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। जैसे कि अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो आप कहेंगे वृक्क है, जिसको किडनी बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से केचुआ में भी होता है, केचुआ में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की आवश्यकता होती है, निकालने की जरूरत होती है, और उस पदार्थों को निकाला जाता है। निकालने वाले अंग को बोलते हैं नेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं? नेफ्रिडिया। हाँ, नेफ्रिडिया बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिएगा, केंचुए में उत्सर्जी अंग ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग जो है ना, चलिए बोलिएगा केंचुआ में उत्सर्जी अंग संकरा है ना, शर्करा बोलिएगा। हाँ, शर्करी और बलयित नलिकाओं से बने होते हैं। हाँ, बलयित, संकरा लिखेंगे, संकरी लिख देते हैं, संकरी एवं बलयित, कुंडलित बोलिएगा या बलयित, बलयित नलिकाओं, वलयित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क नहीं, ध्यान दीजिएगा, जिन्हें क्या कहते हैं? को 3 गो को आया है ना जी। हाँ, पहली बार आप लोग देखे होंगे, पहली बार कि 3 जो आप क देखे होंगे, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें वृक्क यानी नेफ्रिडिया। क्या बोलेंगे? नेफ्रिडिया हिंदी में लिखेंगे, या इसी को क्या कहेंगे? नेफ्रिडिया, वृक्क, या इसको क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं नेफ्रिडिया कहा जाता है। ठीक है, हाँ, जिन्हें क्या कहते हैं? नेफ्रिडिया कहा जाता है। अभिमन्यु कुमार पढ़ लीजिए। ठीक है, आप सबसे महान व्यक्ति हैं, पढ़ लीजिए ठीक है, यहां पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए। चलिए अब बात करते हैं नेफ्रिडिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केंचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो आप सीधे कहिएगा नेफ्रिडिया। क्या है? नेफ्रिडिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन यहां देख लीजिए, ये नेफ्रिडिया। और ध्यान दीजिएगा, इसमें तीन तरह के वृक्क संरचना पाई जाती है। हाँ, ठीक है, वृक्क क्या होता है? नेफ्रिडिया को वृक्क बोलते हैं। जिस तरह हमारे शरीर में जो वृक्क होता है ना, वृक्क जो नेफ्रॉन का बना होता है, हाँ, वृक्क नलिकाओं के द्वारा नेफ्रॉन बना होता है, यानी वृक्क बना होता है, ठीक उसी प्रकार से कुंडलित रचना होती है, और उस कुंडलित रचनाओं के द्वारा जो वृक्क बना होता है उसको हम नेफ्रिडिया बोलते हैं हिंदी में। हाँ, हिंदी में बोलते हैं वृक्क और इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रिडिया। और एग्जाम में आपसे डायरेक्टली हिंदी पूछ देगा, इंग्लिश का, इंग्लिश को हिंदी में लिखा जाएगा नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जी अंग है? मनुष्य का नहीं है। ठीक है, हाँ, मनुष्य का किडनी है। ठीक है, नम का मतलब क्या होता है? भीगा हुआ ठीक है, हाँ, भीगा हुआ। आप केंचुआ के ऊपर, केंचुआ को पकड़ के देखिएगा, हमेशा उसका शरीर का सतह एकदम चिकना रहेगा, एकदम चिकना रहेगा। ठीक है, हाँ, वृक्क का मतलब किडनी होता है, लेकिन वृक्क का अर्थ नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, खत्म कर दें यहीं पे क्लास को, बोलिए। चलिए, ठीक है, आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास भी है इसके बाद। ठीक है, हाँ, इसके बाद क्लास भी है। कल के क्लास में आप लोग नेक्स्ट क्लास की अगर बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्लास की बात करें तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? हाँ,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉकरोच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉकरोच पढ़ेंगे, तिल चट्टा, कॉकरोच यानी तिल चट्टा पढ़ेंगे। ठीक है, तिल चट्टा पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग क्लास कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। हाँ, एक बार आप सभी लोग बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जाने से पहले आप लोग सभी लोग अटेंडेंस लगा लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कल के क्लास में मिलते हैं हम लोग कॉकरोच के साथ। जो भी बच्चे क्लास में इनरोल नहीं हुए अभी तक, ये नंबर है आपके ऑफिस का 7700879453। ठीक है, कोई भी इशू हो आप कांटेक्ट कीजिएगा, इस पे कॉल कीजिएगा, और कॉल करके आपके जो भी डाउट है यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। और ज़्यादा लेट नहीं कीजिएगा, सिलेबस आपका बाकी रह जाएगा, छूट जाएगा, है ना। बाद में कहिएगा गुरुजी बोझ बन गया, इसलिए जुड़िए जल्दी से, है ना। और कल मिलते हैं आप लोगों से, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में दीजिएगा। चलिए ठीक है।